मैं डॉक्टर एस भारद्वाज, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय MMR PG महाविद्यालय चांपा। मैं विगत 2003 से यहाँ पदस्थ हूँ और मैं इकोनॉमिक्स का सहायक प्राध्यापक हूँ। मैं महाविद्यालय में ऑनलाइन पढ़ाने के लिए जो कोर्स तैयार किया हुआ है वह है सेकंड सेमेस्टर MA का और 4th पेपर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त का 5वां यूनिट है। 5वां यूनिट का जो मटेरियल है वह है भारत की नई आयात निर्यात नीतियां। भारत सरकार की जो आयात निर्यात नीतियां हैं उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आयात और निर्यात के संदर्भ में क्या क्या नीतियां हैं। वैसे आयात निर्यात नीति को व्यापारिक नीतियां कहा जाता है। निर्यात आयात नीति भारत सरकार की विदेशी व्यापार की नीतियां हैं, जिसकी घोषणा भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। बीच में उसमें समय अनुसार आवश्यक संशोधन भी किए जाते हैं। इस नीति में निर्यात आयात संवर्धनात्मक उपायों, शुल्क छूट योजनाओं, निर्यात संवर्धक योजनाओं, विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यक्रमों एवं अन्य ब्यौरों के संबंध में सामान्य प्रावधान शामिल होते हैं। स्वतंत्रता पश्चात भारत का व्यापार संतुलन प्रायः प्रतिकूल रहा है, जिस कारण उनका भुगतान शेष भी प्रतिकूल हो गया। वर्ष 1950-51 में निर्यात तथा आयात क्रमशः भारत का 606 एवं 608 करोड़ रुपए था। व्यापार घाटा 4 करोड़ रुपए में थी। वही 2018-19 में निर्यात एवं आयात जो है क्रमशः 331 अरब एवं 507 अरब अमेरिकी डॉलर था। अर्थात व्यापार घाटा भारत का 176 अरब डॉलर रहा। ऐसी स्थिति में व्यापार शेष में सुधार अत्यंत जरूरी है। इस हेतु उपयुक्त व्यापार नीति की आवश्यकता है, जिसे भारत सरकार समय समय पर घोषित करती है। केंद्रीय सरकार के आयात निर्यात नीतियां जो स्वतंत्रता पश्चात लागू की गई, बनाई गई, उनको वैसे 2 भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। नई आयात निर्यात नीति कहने से 2015 से 2020 की नीति को लिया जा सकता है और उनके पूर्व के नीति को भी संक्षेप में जानना आवश्यक है। इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताने के लिए इनके 2 पार्ट किया है। एक तो पहला है भारत की स्वतंत्रता पश्चात से 2014 तक की, और दूसरा 2015 से 2020 तक वर्तमान स्थिति। इस नीति का हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। नीति बृहद होता है, कई पन्नों के होते हैं, लेकिन उनको हम अध्ययन के लिए छोटी छोटी इकाइयों में अध्ययन करेंगे, उसको पार्ट में, और संक्षेप में ही उनका अध्ययन कर सकेंगे। 1947 से प्रथम जो स्वतंत्रता से 2014 तक की निर्यात आयात नीतियां हैं, उसमें 1947-48 से लेकर 51-52 तक के काल को लिया जा सकता है। इस समय ब्रिटेन में स्टर्लिंग शेष के प्रयोग पर कठोर नियंत्रण लगा दिए थे ब्रिटेन ने। डॉलर क्षेत्र से हमारा भुगतान शेष भी काफी प्रतिकूल था। ऐसी स्थिति में आयातों को प्रतिबंधित एवं कुछ निर्यातों को भी नियंत्रित किया गया था। फिर 1952 से लेकर 1956-57 की स्थिति को लिया जा सकता है। यहाँ पर सरकार ने उदार आयात नीति का परिचय दिया आयात को बढ़ाने के लिए, लेकिन निर्यात में वृद्धि नहीं हो सकी, जिसके हमारा विदेशी रिजर्व 824 करोड़ से घट करके 457 करोड़ रह गया। हमने निर्यात को बढ़ाने का प्रयास तो किया और आयात को बढ़ाया, लेकिन निर्यात में वृद्धि हमारी ज्यादा नहीं हो पाया। इस वजह से हमारा व्यापार संतुलन था वो प्रतिकूल हो गया था। फिर 1956-57 से जून 66 तक के काल को लिया गया। यह द्वितीय एवं तृतीय योजना काल का समय है और यहाँ पर देश की आर्थिक विकास को ध्यान पे रख करके नीति का पुनर्निर्धारण किया गया था। इस समय विदेशी विनिमय संकट को ध्यान पे रखते हुए जो पहले उत्पन्न हुआ था, उदार लाइसेंस नीति के स्थान पर वास्तविक प्रयोगकर्ताओं को लाइसेंस हेतु प्राथमिकता दी गई एवं आयात पर कठोर नियंत्रण लगाए गए। यहाँ निर्यात को बढ़ाने हेतु राजकीय व्यापार निगम, निर्यात प्रोत्साहन समिति, निर्यात जोखिम बीमा निगम की स्थापना की गई। सरकार लगभग 200 वस्तुओं के निर्यात पर से नियंत्रण को हटा दिया, क्योंकि निर्यात को बढ़ाने से
प्रतिकूल भुगतान संतुलन दूर होगा, इस आशय में 200 वस्तुओं से निर्यात पर से नियंत्रण को हटा दिया और आयात जिससे कम हो सके, निर्यात में वृद्धि हो सके। तीसरी योजना काल हमारा 61 से 66 तक का है। आयातों को और अधिक नियंत्रित किया गया। यहाँ पर मशीनों एवं महत्वपूर्ण उपकरणों को आयात करने हेतु चयनात्मक साख नियंत्रण का सहारा लिया गया। निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संस्थान, आयात प्रतिस्थापन समिति, निर्यात निरीक्षण परामर्शदाता समिति, खनिज एवं धातु व्यापार निगम की स्थापना की गई। जून 1966 से 1975-76 तक की स्थिति का जानकारी अगर लें हम, तो चूंकि जून 1966 में भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया था और जिनकी वजह से निर्यात आयात नीति को भी एक नया रूप दिया गया था। 1966 में भारतीय रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा था भारत को और इसीलिए नई आयात नीति बनाई गई थी, आयात निर्यात नीतियां। इसमें 59 उद्योगों के लिए आयात नीति उदार बना दिया गया। 1985 से 1991 तक की अवधि की बात करें, 1991 में भारत का नया आर्थिक सुधार की प्रणाली लागू हुई थी, तो 1951 तक की स्थिति को ध्यान में रखें तो 85 से 88 तक की अवधि में आयात प्रतिस्थापन द्वारा आयातों को कम करने की नीति बनाई गई। मतलब कई बार आयातों को और निर्यातों को, कभी आयात को बढ़ाना, कभी निर्यात को बढ़ाना, कभी आयात को नियंत्रित करना, इस प्रकार की नीतियां इसमें बनते रहता है। तो 1988 से 99 तक के व्यापारिक नीति में आयातों को इस तरह नियमित किया गया जिससे अर्थव्यवस्था की जरूरतें पूरी हो सके एवं विकास को, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिल सके। गुण सुधारात्मक निर्यात संवर्धन नीति को अपनाकर निर्यात लाइसेंस नीति को सरल बनाया गया। हर हमेशा निर्यात को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ सुधार किया गया और सरल बनाया गया। 8वीं योजना का समय था 1992 से 97 का समय। यहाँ पूंजीगत वस्तु एवं कच्चे माल के आयात पर लाइसेंस की छूट दी गई और मुक्त आयात नीति को अपनाया गया। फ्री आयात नीति यहाँ पर अपनाया गया। यहाँ 8 वस्तुओं का आयात सरकारी एजेंसी द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया, माने सरकार खुद 8 वस्तुओं का आयात करे, जैसे पेट्रोलियम, खाद्य तेल, उर्वरक, अनाज आदि। वही आर्थिक सुधार 1991 को ध्यान पे रखते हुए निर्यात की निषिद्ध सूची में से 144 वस्तुओं को हटा दिया गया और निर्यात हेतु लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। कृषिगत इकाइयां कृषि पशुपालन को निर्यातोन्मुख योजना के तहत निःशुल्क निर्यात की अनुमति दी गई, बशर्ते वे अपने उत्पादन का 50% निर्यात करें। 30 मार्च 1994 को निर्यात आयात नीति को और अधिक उदार बनाया गया। इस नीति में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस की रचना की गई। सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस की रचना की गई। निर्यात गृहों की यह मान्यता उन्हें दी गई जिनका विगत 3 वर्षों में औसत निर्यात 750 करोड़ अथवा विगत वर्ष में 1000 करोड़ रुपए का रहा हो। नवी योजना 97 से 2002 तक की निर्यात नीति में पूर्व की नीति को तो जारी रखा ही गया, साथ ही साथ इसमें निर्यातकों के हित संरक्षण को ध्यान में रखा गया और प्रतिबंधित सूची में शामिल अनेक उपभोक्ता वस्तुएं जैसे कि जूस, लाइटर, कैलेंडर, स्पोर्ट को खुले सामान्य श्रेणी में लाया गया। मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस से प्रणाली को समाप्त किया गया और मात्रा आधारित योजनाओं को जारी रखा गया। निर्यात संवर्धन पूंजीगत समान योजना EPCG योजना के अंतर्गत पूंजीगत वस्तुओं पर आयात शुल्क 15% से घटाकर 10% किया गया। अर्थात इसके अंतर्गत पूंजीगत शुल्क आयात शुल्क शून्य आयात शुल्क प्रणाली EPCG योजना का लाभ सेवा क्षेत्र तक भी किया गया। जो सेवा क्षेत्र होता है, सर्विस सेक्टर, वहां पर शून्य आयात शुल्क वाली निर्यात संवर्धन पूंजीगत समान प्रणाली को वहां पर योजना को लागू किया गया। फिर 1997 से 2002 के नीति में संशोधन किया गया। 31 मार्च 1999 में भी संशोधन किया गया।
जिसमें विश्व व्यापार से जुड़ने की प्रतिबद्धता को पुनः घोषणा की गई। 894 वस्तुओं को खुली लाइसेंस सूची OGL में स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 414 वस्तु को विशेष लाइसेंस सूची में डालने की घोषणा की गई। उत्पादन निर्यात को बढ़ाने के लिए मुक्त व्यापार प्रणाली आरंभ करने की घोषणा की गई। उत्पादन के 50% को निर्यात करने वाले को ग्रीन कार्ड देने की भी बात की गई। ऐसे उत्पादक जो अपने उत्पादन का 50% को निर्यात करने वाला हो, उनको ग्रीन कार्ड देने की बात यहाँ पर कही गई। इसी प्रकार से 31 मार्च 2000 का भी संशोधन किया गया, जिसमें निर्यात में 20% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। और विशेष बात यहाँ पर यह है कि चीन की तर्ज पर विशेष आर्थिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ की स्थापना की गई और 714 वस्तुओं को मात्रात्मक प्रतिबंध सूची से हटाने की घोषणा की गई। 10वीं योजना का समय है 2002 से 2007 का। यहाँ पर भी कुछ वस्तुओं को छोड़कर निर्यात पर लगे सभी मात्रात्मक प्रतिबंध हटा लिए गए। कृषि निर्यात पर जोर, कुटीर एवं हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देना, प्रौद्योगिकी पार्क स्कीम के संशोधन, भारतीय दूतावासों में व्यावसायिक केंद्रों की स्थापना, यह मुख्य बात है। भारतीय दूतावासों में व्यावसायिक केंद्रों की स्थापना भी यहाँ पर की गई और आभूषण उद्योग को प्रोत्साहन के उपाय किए गए। फिर आगे 2004 से 2009 की जो हमारी व्यापारिक नीतियां या जिसे हम आर्थिक आयात निर्यात की नीतियां कहेंगे, उनको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 2004 से 9 तक की स्थिति में जो नई घोषित की गई नीति, उसमें निर्यात को बढ़ाने के लिए एक विशेष कृषि निर्यात को बढ़ाने के लिए विशेष कृषि उपज योजना बनाई गई, कृषि निर्यात को बढ़ाने के लिए। और शिल्पकारी चमड़ा उद्योग के लिए विशेष व्यवस्था की गई। रत्न व आभूषण निर्यातकों को लाभान्वित किया गया। विश्व व्यापार में यहाँ पर 1.5% हिस्सा पाने का लक्ष्य रखा गया। विश्व व्यापार में हमारा भागीदारी अभी भी कम है, तो उस समय विश्व व्यापार में जो लगभग 1% हमारा हिस्सेदारी था, उनको 1.5% हिस्सेदारी पाने का लक्ष्य रखा गया। फिर 2009 से 2014 की व्यापारिक नीति या निर्यात आयात नीतियां। 2008 में विश्वव्यापी मंदी का दौर था, भारत भी उनसे अछूता नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में वैश्विक मंदी से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने एवं निर्यात गिरावट को रोकने को ध्यान पे रखकर यह नीति घोषित की गई, जिसमें निर्यात में 15% वृद्धि करने का लक्ष्य है। 2014 तक निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य है। विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 2.8% तक बढ़ाना या पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। पूरक विदेशी व्यापार नीति 2010-11 में $200 अरब के निर्यात का अनुमान लगाया गया। निर्यात में 2014 तक 25% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य भी रखा गया। 2011 से 14 तक निर्यात को 3 गुना करने की भी रणनीति इस समय निर्धारित की गई। अब हम लोग देखते हैं, जब नरेंद्र मोदी जी शासन में आए थे 2014 में, तो 2015 में उसके द्वारा, उनके मंत्रिमंडल के द्वारा नीतियां बनाई गई आर्थिक क्षेत्र में, वह है 2015 से 2020 तक का निर्यात आयात नीतियां। इस समय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के पश्चात 1 अप्रैल 2015 को 2015 से 2020 तक के लिए नई व्यापार नीति की घोषणा की गई। विद्यार्थी अगर चाहे तो नई व्यापार नीति कहते हैं, अगर वह संक्षिप्त में लिखने के लिए कहा जाता है प्रश्न को, तो इसी नीति को लिखा जा सकता है। और ऐसा नहीं कहा जाता तो कुछ बातें पहले की जितनी नीतियां हैं, क्योंकि सारी चीजें एक जगह इकट्ठा नहीं आता, इसलिए पहली बातों को भी लिखना आवश्यक होता है। तो नई व्यापार नीति अगर पर्टिकुलर बोल दिया जाए 2015 से 20 तक का, तो ये जो मैं बता रहा हूं उसी नीति को आपको लिखना होगा। इस 2015 से 20 तक की नीतियों में निर्यात को 2013-14 के $465.9 अरब से बढ़ाकर 2019-20 के अंत तक
$900 अरब पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 2% से बढ़कर 3.5% हो जाए। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया को सरकार आगे बढ़ाएगी। बाजार को 3 श्रेणियों में बांटा गया, जिन्हें भारत से निर्यात किया जाता है। जिन देशों का माल विदेशों को जाता है, विदेशों को भेजा जाता है, उन जगहों को या निर्यातक जो आयातक देश हैं, जहां पर हमारी माल निर्यात होता है, उनको हम 3 श्रेणी में बांट सकते हैं। और ये बांटा गया यहाँ पर जैसे कि प्रथम श्रेणी है परंपरागत बाजार, जहां पर अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय संघ पहले से हमारा बाजार यहाँ चल रहा है। दूसरा श्रेणी का बाजार है उभरते बाजार, पूर्व सोवियत संघ के देश, अफ्रीकी देश, लैटिन अमेरिका के देश। और तीसरी श्रेणी में अन्य बाजार को लिया गया है, इसमें 70 देश शामिल हैं। सभी निर्यात प्रोत्साहन योजना जो पहले चल रहा था 5-6 प्रकार की, को समेटकर 2 नई योजनाओं में उनका विलय कर दिया गया। एक योजना है मर्चेंट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम MEIS, और दूसरा सर्विस एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम SEIS। सारे को 2 भागों में ही निर्यात प्रोत्साहन योजना को रख दिया गया। 9 मुख्य श्रेणी तथा दर्जन भर उप श्रेणी की सेवाओं के निर्यातकर्ताओं को, 9 मुख्य श्रेणी का निर्यातकर्ता और कुछ दर्जन भर उप श्रेणियों की सेवाओं के निर्यातकर्ताओं को 3 से 5% पुरस्कार देने की घोषणा की गई। और किस आधार पर इसको पुरस्कार उनको दिया जाएगा? उनके द्वारा अर्जित जो विदेशी मुद्रा है वह उनका आधार रहेगा, और उस आधार पर उन्हें 3 से 5% तक पुरस्कार देने की घोषणा की गई। ड्यूटी क्रेडिट स्किप्स का इस्तेमाल आयात शुल्क, उत्पादन शुल्क तथा सेवा कर के भुगतान के रूप में किया जाएगा। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कारोबारियों और निर्यातकों को अब विशेष दर्जा मिलेगा। जो विदेशी व्यापार को बढ़ावा देंगे, उन कारोबारियों को या निर्यातकों को अब विशेष दर्जा इस रीति के तहत दिया जाएगा। ऐसे कारोबारियों को 1, 2, 3, 4, 5 स्टार का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। व्यापार सरलीकरण एवं कारोबार की प्रक्रिया सुगम बनाने पर जोर दिया जाएगा। व्यापार सरलीकरण एवं कारोबारियों की प्रक्रिया अगर सुगम किया जाएगा तो हमारा निर्यात तेजी से बढ़ेगी। रक्षा उत्पादों के निर्यात को भी बढ़ावा देने का प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया। हैंडलूम और लेदर सामान के ई-कॉमर्स को बढ़ावा देना। कालीकट एयरपोर्ट केरल, एर्नाकुलम, ICP तमिलनाडु आयात और निर्यात के लिए अलग से बंदरगाह घोषित किया गया। विशाखापट्टनम और भीमावरम को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा प्रदान किया गया। कृषि उद्योग रक्षा उत्पाद के निर्यात को प्रोत्साहन के साथ किसानों के लिए अतिरिक्त आय सृजन करने वाले ग्रीन उत्पाद, देश में अधिक रोजगार देने वाले क्षेत्रों के उत्पाद तथा महिलाओं को अधिक रोजगार देने वाले उत्पाद के निर्यात को प्रोत्साहन दी जाएगी। ग्रीन उत्पाद है, जैसे देश में अधिकतर रोजगार कौन कौन से क्षेत्र से दिया जाता है, ऐसे उत्पाद का क्षेत्र है, तथा महिलाओं को भी अधिक रोजगार मिल सके, ऐसे उत्पाद के निर्यात को और भी अधिक प्रोत्साहन देने के बाद इससे 15 से 20 तक की नीति में कहा गया। इस तरह वैश्विक परिस्थितियां, सत्ता परिवर्तन एवं देश की आर्थिक विकास के लक्ष्य को ध्यान पे रखकर निर्यात आयात की नीति बनाते एवं आवश्यकता अनुसार नीतियों में संशोधन करते रहते हैं। धन्यवाद।